दोस्तों, आज की कहानी है जिस बेटी की कद्र ससुराल में नहीं होती, उस बेटी की कद्र मायके में भी नहीं होती। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सत्यकांत ने अपने दोस्त की बीवी पूजा से अनैतिक संबंध होने को लेकर पत्नी रश्मि बेटी पहुनी को लेकर मायके में आ तो गई, पर वहाँ भी परेशानियाँ कम न थी। क्या रश्मि इसका समाधान खोज पाई? रश्मि आज फिर अपनी बेटी पहुनी के साथ परेशान से घर आई थी। रश्मि के विवाह को 12 वर्ष हो गए थे, मगर सत्यकांत के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वह पैसों को पानी की तरह बहाता था। आज फिर रश्मि को कहीं से पता चला कि वह अपना पैसा अपने दोस्त विराज की पत्नी, जिसका नाम पूजा है, के साथ ऑनलाइन बिजनेस में लगा रहा है। रश्मि ने पूजा को पहले भी देख रखा था। गहरे मेकअप की परतें और भड़कीले कपड़ों में पूजा एक आइटम गर्ल, अधिक पढ़ी लिखी भव्य महिला कम लगती थी। रश्मि को अच्छे से पता था कि पूजा वे सारे हथकड़े अपनाती थी जिनसे वह सत्यकांत जैसे बेवकूफ पुरुष को काबू में रख सके। रात दिन सत्य जी कहकर वह सत्य की झूठी तारीफ करती थी। सत्य बेवकूफ की तरह पूजा की थीसिस भी लिख रहा था और अपने निजी फायदे के लिए पूजा का पति विराज मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ था। आज रश्मि के सिर के ऊपर से पानी गुजर गया था, इसलिए वह सलाह लेने अपने घर आ गई थी। छोटी बहन अंशु बोली, आप पढ़ी लिखी हो, खुद कमाती हो, क्यों उस गलीज इंसान के साथ अपनी और पहुने की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? भैया बोले, अरे तेरा कमरा अभी भी खाली पड़ा है। वहीं भाभी बोली, डाइवोर्स का केस फाइल करना बच्चों पर, और जब एलिमोनी देनी पड़ेगी दिन में तारे नजर आएंगे। रश्मि ने पहुनी के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा। पहुनी सुबकते हुए कह रही थी, पापा उतने भी बुरे नहीं हैं जैसा आप सब बोल रहे हो। तभी रश्मि की मम्मी सुधा बोली, बेटा तेरी पापा ने तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। 38 साल की उम्र में ही बूढ़ी लगने लगी है मेरी बेटी। महीने में लाख रुपए कमाती है, क्यों वह किसी आवारा के पीछे जिंदगी खराब करे? रश्मि ने घर आकर बहुत देर तक घर छोड़ने के फैसले के बारे में सोचा। उसे लगा कि अगर आज वह पहुनी के आंसू से पिघल जाएगी तो कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगी। सत्यकांत रात दिन झूठा बोलता था। वह इतना झूठ बोलता था कि उसे खुद याद नहीं रहता था। रात को सत्यकांत 11 बजे आया था। रश्मि ने सत्यकांत को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। सत्यकांत ने बस इतना ही कहा, सोच समझकर फैसला लेना, ऐसा ना हो कि कुएं में खाई में गिर जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पैसों के कारण रात दिन मेरे खिलाफ कान भरते हैं, मगर एक बात याद रखना कि यह केवल तुम्हारी गलतफहमी है कि मेरे और पूजा के बीच कुछ है। रश्मि सत्यकांत के इन झूठी बातों से तंग आ चुकी थी। उसने अपना और पहुनी का सामान पैक कर लिया था। उसे लग रहा था कि कम से कम अपने घर में वह तनाव मुक्त तो रह पाएगी। जब रश्मि पहुनी के साथ अपने घर पहुंची तो सब लोगों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। अपनी छोटी बहन अंशु और भाभी मानसा की मदद से वह अपने कपड़े और छोटे मोटे सामान कमरे में जमाने लगी। रश्मि ने देखा कि उसके कमरे में एक अलमारी पुरानी चादरों से अटी पड़ी है। ठंडी सांस भरते हुए रश्मि ने सोचा कि अभी भी घर का वही हाल है, सब कुछ अस्त व्यस्त। मनसा भाभी भी घर के रंग में ही रंग गई थी। मनसा भाभी बोली, अरे दीदी, आप इसके ऊपर अपने महंगे कभी कभार पहनने वाले कपड़े रख दो, जल्दी ही मैं ये सामान हटवा दूंगी। तभी अंशु बोली, अरे मेरे कमरे में एक अलमारी पूरी खाली है, आपके कपड़े वहाँ रख देते हैं।
रश्मि के सारे महंगे सूट और साड़ियाँ अंशु अपने कमरे में ले गई थी। रश्मि पहुनी के साथ उस कमरे को अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी रश्मि को बाहर शोर सुनाई दिया। जब रश्मि बाहर निकली तो देखा कि अंशु उसकी कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनकर मॉडलिंग कर रही है। रश्मि को देखकर अंशु बोली, दीदी इस बार ऑफिस में ट्रेडिशनल डे पर ये ही पहनूंगी। तभी भैया के छोटे बेटे भव्य ने उस साड़ी के ऊपर पानी गिरा दिया। रश्मि को ऐसा लगा मानो साड़ी ऊपर उकेरे हुए मोर को किसी ने जबरदस्ती नहला दिया हो। अंशु बोली, सॉरी दीदी, मैं इसे ड्राई क्लीन करवा दूंगी। तभी रश्मि की मम्मी बोली, अरे मैं घर पर ही धो दूंगी। रश्मि को अंदर ही अंदर झुंझलाहट तो हुई मगर वह चुप ही रही। रात में जब रश्मि और पहुनी डिनर के लिए बाहर आए तो डाइनिंग टेबल पर सजी क्रोकरी देखकर रश्मि की भूख ही मर गई थी। क्रोकरी का रंग पीला पड़ गया था और खाना भी बेहद बदमजा बना हुआ था। रश्मि ने देखा कि पहुनी बस खाने के खेल कर रही थी। रात में रश्मि पहुनी से बहुत देर तक बात करती रही थी। फिर तकरीबन 10 बजे रश्मि उठकर रसोई में गई। वह पहुनी को दूध देना चाहती थी। फ्रिज खोलकर देखा तो एक गिलास ही दूध था। मम्मी रश्मि से बोली, अरे रश्मि, तेरा भाई तो अकेला कमाने वाला है, अब तू आ गई है तो थोड़ा उसे भी चैन मिल जाएगा। रश्मि मम्मी की बात सुनकर थोड़ी अचकचा गई थी। क्या सत्यकांत वास्तव में उसके परिवार के बारे में सही बोल रहा था? अगले दिन रश्मि सवेरे 5 बजे उठकर नहा ली थी और अपने कपड़े भी धोकर डाल दिए थे। अब समस्या भी पहुनी की, वह बिना दूध के आँख नहीं खोलती है। रश्मि ने फिर खुद पैसों से 4 लीटर दूध खरीद लिया। पहुनी को दूध देने के बाद जब वह तैयार होने लगी तो मम्मी बोली, रश्मि आज बहुत वर्षों बाद गाढ़े दूध की चाय नसीब होगी। रश्मि जब नाश्ता लेकर अंदर आई तो पहुनी अभी भी रात के कपड़ों में ही बैठी थी। रश्मि ने गुस्से में कहा, तुम अब तक नहाई क्यों नहीं? पहुनी रुआसी से बोली, कोई बाथरूम खाली नहीं है। रश्मि ने प्यार से पहुनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो फिर छुट्टी कर लेते हैं। पहुनी बिदकते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पहुनी मुंह हाथ धोकर ही स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। टिफिन में भी रश्मि बस ब्रेड जैम ही रख पाई थी। दफ्तर में रश्मि दिन भर सोचती रही थी कि वह क्या करे। पहुनी को वह ऐसे नहीं देख सकती थी। वापसी में रश्मि ने पहुनी की पसंद की स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और भी न जाने कितना सामान ले लिया था। मगर वह रश्मि घर पहुंची तो शर्म के कारण उसने पूरा सामान मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया था। मम्मी गर्व से बोली, ऐसी बेटी क्या कभी मायके पर बोझ होती हैं? भैया और भाभी के लिए रश्मि अब एक कमाई का जरिया थी। मम्मी संकेत में बहुत बार रश्मि को यह समझा चुकी थी कि छोटी बहन अंशु की शादी उसकी और भैया की संयुक्त जिम्मेदारी है। आज जैसे ही रश्मि ऑफिस से आई तो उसने देखा कि अंशु उसका सिल्क का सूट लथेड़ते हुए आ रही है। रश्मि एकाएक चिल्ला कर बोली, अंशु, किससे पूछकर तुम यह सूट पहन कर गई थी? अंशु खिसियाती हुई बोली, दीदी आज ऑफिस में पार्टी थी, मैं ड्राई क्लीन करवा दूंगी। तभी मम्मी तपाक से बोली, अरे जब 38 साल की उम्र में तुम्हें ही इतना शौक है तो वह तो बस अभी 24 साल की है। इस घर में मेरा और तेरा नहीं होता। यह हमारा घर है रश्मि, अब इस घर की जिम्मेदारी भी तेरी है। इसी तरह मन को समझाते करते और घर की जिम्मेदारी उठाते हुए 1 माह बीत गया था। रश्मि ने एक आध बार सत्यकांत से बात करने की कोशिश की मगर सत्यकांत को शायद यह ऑरेंज मैन पसंद आ गया था। जब रश्मि अपने बड़े भाई सुशांत के साथ वकील के यहाँ गई तो वकील ने कहा कि तुम्हारे पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं क्योंकि पैसे न कमाना
बाहर गर्लफ्रेंड होना, ऐसी बातों से कुछ नहीं होगा। रश्मि बोली, वकील साहब, शादी को 12 साल हो गए हैं, अभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है। वकील बोला, क्यों नहीं, एक ऐसा रामबाण है मेरे पास जो कभी खाली नहीं जाता है, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। फिर वकील ने जो बताया उसे सुनकर रश्मि का दिल कांप गया। वकील के अनुसार रश्मि बेटी पहुनी के साथ वापस अपने घर जाए और जब सत्यकांत घर आए उसकी उपस्थिति में ही खुद को नुकसान पहुंचाए, तभी डोमेस्टिक वायलेंस का पक्का केस बनेगा। पूरा 1 हफ्ता एलिमोनी की रकम तय करने में निकल गया था। मम्मी को 1 करोड़ रुपए की रकम भी कम लग रही थी, तो अंशु और मनसा भाभी 60 लाख रुपए में समझौता करना चाहते थे। रश्मि थोड़ा हिचकिचाती हुई बोली, भैया क्या सत्यकांत से ऐसे पैसे लेना ठीक रहेगा? मम्मी तपाक से बोली, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने, उन पैसों को तेरे भैया के बिजनेस में लगा देंगे, अंशु की शादी भी थोड़ी ठीक से हो जाएगी। रश्मि रोज उसी उधेड़बुन में लगी रहती थी। क्या हिंदू शादी में सिंदूर की कीमत वाकई इतनी महंगी है? क्या अपने घर आकर उसे कोई चैन मिला था? यहाँ पर भी सबको बस उसके पैसों से मतलब था। 1 हफ्ता इसी कस में बीत गया। पहुनी रोज अपने मामा मामी और बाकी घर वालों के मुंह से सत्यकांत को फंसाने के नए नए आइडियाज सुनाती थी और अपने ही आप में सिमट जाती थी। रात में कभी भी उठकर पहुनी डर के कारण चिल्लाने लगी थी। पहुनी अब रश्मि से खिंची खिंची सी रहती थी। एक रात जब रश्मि ने पूछा तो पहुनी गुस्से में बोली, मम्मी तुम गंदी हो। रश्मि फिर उस रात के बाद से पहुनी से नज़र नहीं मिला पाई।